आज इस डीप डाइव के लिए हमारे हाथ जो लगा है वो मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। हाँ हाँ बिल्कुल। कवि बिहारी लाल की सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें जिंदगी जीने का पूरा फलसफा ही छिपा है। दोहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। अब आजकल की दुनिया में जहां सब कुछ पाने की होड़ लगी है, ये दोहा तो हमें बिल्कुल उल्टा चलने को कह रहा है ना। हाँ, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो सवाल यही है कि क्या ये आज भी प्रैक्टिकल है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये पहेली शुरू होती है पहली लाइन से, चाह गई चिंता मिटी। हाँ, ये एक बहुत ही सीधी मतलब एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है कि चाहत यानी डिजायर ही चिंता या एंजाइटी की असली जड़ है। अच्छा। जब तक कुछ पाने की इच्छा रहेगी तब तक उसे खोने का या उसे न पा सकने का डर तो बना ही रहेगा। हाँ, ये कनेक्शन तो बिल्कुल साफ है। मतलब जब तक मुझे वो नया फोन चाहिए तब तक ये चिंता भी है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वही तो। पर एक सवाल उठता है, क्या हर तरह की चाह बुरी होती है? जैसे कुछ अच्छा करने की इच्छा, कुछ नया सीखने की इच्छा, क्या बिहारी उसे भी छोड़ने को कह रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ बिहारी शायद भौतिक इच्छाओं की उस अंतहीन दौड़ की बात कर रहे हैं। अंतहीन दौड़? हाँ, जिसे आज साइकोलॉजी में हिडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। अच्छा, हिडोनिक ट्रेडमिल। मतलब आप एक चीज पाते हैं, उसकी खुशी कुछ दिन रहती है और फिर आप अगली उससे भी बड़ी चीज के पीछे भागने लगते हैं। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ते तो रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। बिहारी का जो मनुआ बेपरवाह है ना, वो इसी ट्रेडमिल से उतर जाने की अवस्था है। वाह, तो ये उस और चाहिए वाली फीलिंग से आजादी है। ये बात तो समझ आती है जी। लेकिन जो दूसरी लाइन है वो तो इससे भी एक कदम आगे जाती है, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। सही पकड़ा आपने। ये तो पूरी पावर डायनामिक को पलट रही है। बिल्कुल। और यही इस दोहे का सबसे क्रांतिकारी, सबसे रैडिकल हिस्सा है। कैसे? देखिए, समाज हमें क्या सिखाता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा है, पैसा, सत्ता, संपत्ति, वही शाह है, वही राजा है। एग्जैक्टली। बिहारी कहते हैं नहीं, असली शाह वो है जिसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए, एक सीईओ है जिसके पास अरबों डॉलर हैं, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आती, उसे अपनी कंपनी के शेयर की चिंता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक फकीर है जिसके पास कुछ नहीं है और वो चैन से सोता है। बिहारी के हिसाब से असली शाह कौन हुआ? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जिसके पास कुछ नहीं होता उसे तो दुनिया कमजोर समझती है, बादशाह नहीं। सही बात है। तो इस विरोधाभास को कैसे समझे? कोई इसे एम्बिशन की कमी भी तो कह सकता है, पलायनवाद कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है। और यहीं पर शायद पश्चिमी पूंजीवादी सोच और पूर्वी दर्शन का एक बुनियादी फर्क दिखता है। अच्छा। बिहारी इसे पलायनवाद की तरह नहीं देख रहे, वो इसे मास्टरी की तरह देख रहे हैं। मास्टरी किस चीज पर? बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर। जिसे कुछ नहीं चाहिए आप उसे डरा नहीं सकते। सही है। उसे लालच नहीं दे सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इस लिहाज से वो किसी भी राजा से ज्यादा आजाद और शक्तिशाली है। ये वैराग्य का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब दुनिया में रहते हुए भी उसकी चीजों से अपने मन को ना बांधना। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? ये सिर्फ संतोष में सुखी रहने की बात नहीं है। ये कह रहा है कि असली ताकत, असली आजादी अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने में नहीं है, बल्कि उनका मालिक बनने में है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, असल में उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, और यही चीज उसे अजय बनाती है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। और यहीं पर श्रोता के लिए सोचने को एक दिलचस्प बात छोड़ जाते हैं। बताइए। बिहारी कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा राजा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इस कुछ ना चाहने के अवस्था को पाने के लिए भी एक तरह की चाह या इच्छा की जरूरत पड़ती है? अरे वाह! क्या ये अपने आप में ही एक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास नहीं है?